अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। व्हाट इज ईएमएफ? पढ़ो इसको, क्या होता है ये? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इसमें लफ्ज फोर्स आता है बट दिस इज नॉट अ फोर्स। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें लफ्ज फोर्स आता है लेकिन वो फोर्स नहीं होती? वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ एक्चुअली एनर्जी है जो चार्ज को मिलती है। अगर इस बैटरी को देखें आप, तो बैटरी का काम क्या है? चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करना है। जैसे आपके घर में मोटर लगी हुई है और छत के ऊपर एक टैंकी है। सादा सी बात करते हैं, क्या पानी खुद ब खुद टैंकी में जाता है? नहीं, कभी भी नहीं। उसको एनर्जी देती है कौन? मोटर। पानी को एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो एनर्जी लेके हाईएस्ट पोजीशन पे चला जाता है। सिमिलरली जब चार्ज यहां पर होता है ना, कन्वेंशनल चार्ज की बात करने जा रहे हैं, ये लो से हाई पे खुद नहीं जाता। इसको लो से हाई पे पहुंचाने के लिए, जैसे ये पॉइंटर है, लो से हाई पे खुद नहीं जाएगा। इसको पहुंचाने के लिए मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। So energy provided by the battery to unit positive charge is called EMF। तो इसका यूनिट फिर क्या है? न्यूटन नहीं जनाब, जॉल पर कूलम, दैट इज वोल्ट। तो ये है EMF, जो एनर्जी बैटरी जो एनर्जी चार्ज को प्रोवाइड करती है, दैट इज EMF। अब वो एनर्जी प्रोवाइड जितनी करती है, क्या उसके पास वो होती है? ये अलग कहानी है। आइए देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। हर बैटरी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे आती है? अगर हमारे पास ये एक बैटरी है, तो इस बैटरी में एक्चुअली कोई ना कोई केमिकल सॉल्यूशन है। वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है बैटरी। लेकिन जब इस सॉल्यूशन के अंदर, ये एक सॉल्यूशन है, चार्ज मूव करता है, तो उसको किसी ना किसी ऑपोजिशन का, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। इसी के अंदर सपोज बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड की, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वो है 12 वोल्ट। दिस इज एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, और वो EMF है। लेकिन होता क्या? वो जो 12 जॉल प्रोवाइड की गई एक कूलम चार्ज को, उसी को वोल्टेज कहते हैं ना। कि व्हाट इज वोल्टेज? वोल्ट क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को वोल्टेज का ही नहीं पता। सिंपल वोल्टेज एनर्जी का नाम है। अगर मैं कहता हूं वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो इसका मतलब है 100 जॉल है एनर्जी एक कूलम चार्ज के पास। एक कूलम चार्ज के पास है 100 जॉल एनर्जी। तो वोल्टेज एक्चुअली एनर्जी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 जॉल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है बैटरी एक कूलम चार्ज को, तो EMF इज 12। अब वो चार्ज जब बैटरी में से मूव करता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी वो लॉस कर देता है। सपोज यहां से चार्ज जब बाहर निकला, उसके पास रह गई है 11 वोल्ट। 1 कहां गई? डिसिपेट हो गई अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब इन दो टर्मिनल्स के दरमियान कितना फर्क है एनर्जी का, या वोल्टेज का कितना फर्क है? दैट इज 11। अब एक्चुअली प्रोवाइड कितनी की गई? 12 जॉल एक कूलम चार्ज को, या 12 वोल्ट। दिस इज EMF। लेकिन चार्ज की एनर्जी का कुछ पार्ट कहां पर जाया हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डिसिपेट होगी। उसके बाद जब वो बाहर टर्मिनल्स पे आया,
तो उसके पास क्या उतनी ही एनर्जी होगी जितनी एनर्जी बैटरी ने दी? नो। अब जितनी उसके पास है वही उसका वोल्टेज है, वही टर्मिनल वोल्टेज है। अब ये जो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आपने बल्ब लगा दिया, फैन लगा दिया, कोई अप्लायंस लगा दी। इस अप्लायंस से अगर आपने पूछा कि बताओ आपको कितनी एनर्जी मिली, तो इसका जवाब होगा 11 के 12 नहीं 11। 12 किसका जवाब होगा? अगर आप बैटरी से पूछते हैं कि आपने एनर्जी कितनी प्रोवाइड की, बैटरी बोलेगी 12। रेजिस्टेंस से पूछोगे एक्सटर्नल सर्किट, क्या आपको कितनी एनर्जी मिली? 11। जो इसको मिलेगी वो होगा टर्मिनल वोल्टेज, जो बैटरी एनर्जी देगी वो होगा ईएमएफ। तो क्या ये दोनों एक जैसे? नहीं। क्यों? क्योंकि ईएमएफ जो एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करती है वो तो 12 थी या कोई भी थी, उसका कुछ पार्ट बैटरी के अंदर जब लॉस हो गया तो जो बाकी बच जाने वाली एनर्जी थी वो टर्मिनल के ऊपर अपीयर हुई। इन दो टर्मिनल के ऊपर अपीयर होने का मतलब है कि आपको यूटिलाइज करने का मौका मिला उस एनर्जी को। तो जितनी बैटरी देती है वो सारी की सारी हमें नहीं मिलती, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, सॉरी जो हमें मिलती है जो एक्सटर्नल अप्लायंस के क्रॉस, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, उसी को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोलाइट टू करंट फ्लो इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेश सेल इज जनरली लो एंड एज द सेल इज यूज्ड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लर्न कर लें, ध्यान में रख लें। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। कैथोड और एनोड के दरमियान डिस्टेंस कितना है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर सोल्यूशन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, उसकी डेंसिटी कितनी है, यानी उसकी नेचर कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कितना सॉल्यूटेड सॉरी डाइल्यूटेड है या कॉन्सेंट्रेटेड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड यानी वो कॉपर के बने हैं, एल्यूमिनियम के बने हैं, एंड एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इन चीजों पर डिपेंड करती है। अब जरा देखते हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की बात जो हम कर रहे थे, अब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को फर्दर मैं एक बार फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं बाय फॉर्मूला। ये है बैटरी और इस बैटरी के अंदर एक छोटी सी रेजिस्टेंस मैं बना रहा हूं। ये पूरी बॉक्स में बैटरी है। अब आप कहानी समझ चुके हैं कि बैटरी ने जो एनर्जी प्रोवाइड करनी दैट इज ईएमएफ, जो टर्मिनल्स के ऊपर मौजूद होगी। यहां से टर्मिनल बना लो, जहां से मर्जी बना लो, यानी यहां पर जो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी ये रेजिस्टेंस आर है। यहां पर जो वोल्टेज आएगा या यहां पर जो एनर्जी आएगी वो होगा टर्मिनल वोल्टेज। सो टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला होगा आई आर। ये टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला है। अगर मैं करंट फाइंड करना चाहता हूं इस सर्किट में से टोटल करंट, तो बेटे टोटल करंट होगा सॉरी टोटल करंट होगा, टोटल करंट किसकी वजह से होगा? ईएमएफ की वजह से। ईएमएफ, अब इस ईएमएफ की वजह से जो करंट आएगा वो करंट किस किस में से गुजरेगा, कितने रेजिस्टेंसेस में से गुजरेगा? 2, क्योंकि ईएमएफ के अंदर भी एक, बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये है टोटल करंट थ्रू द सर्किट। अगर आपसे पूछा जाए अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो आप बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज ओवर आर, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज का ताल्लुक सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ होता है और ईएमएफ का ताल्लुक अपने अंदर वाली रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल वाली रेजिस्टेंस दोनों के साथ होता है। तो अब फॉर्मूला बना लेते हैं, आई ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। सो ई इज इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस टर्मिनल वोल्टेज। सो ई इज
ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज, नजर भी आ रहा है क्योंकि ये दो चीजें मिल के ईएमएफ बन रही है। लेकिन कंडीशन है जब बैटरी इज डिस्चार्जिंग, यानी ये वो सिचुएशन है, ये वो सीन है, ये वो केस है जब बैटरी से एनर्जी ली जा रही है। बैटरी चार्ज भी तो होती है ना, मोबाइल फोन है, अगर आप मोबाइल फोन को चार्जर लगाते हो तो मोबाइल फोन की बैटरी को आप चार्ज कर रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बैटरी, वो एक अलग केस है। लेकिन जिस टाइम आप चार्जिंग पे नहीं लगा रहे, मोबाइल फोन कहां से एनर्जी ले रहा है? बैटरी से। तो ये बात सुन लेना, ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज अगर करंट जीरो है, इफ, तो ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। मसलन करंट जीरो का मतलब है ओपन सर्किट। व्हाट इज ओपन सर्किट? नो करंट इज फ्लोइंग। ये बैटरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट जीरो। इसका मतलब है करंट जीरो है तो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज जो नहीं है, टर्मिनल वोल्टेज। अब यहां से करंट पास नहीं कर रहा। अब अगर आप वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वोल्ट मीटर ने रीडिंग कौन सी पढ़नी है? वोल्ट मीटर ने ये रीडिंग पढ़नी है। वोल्ट मीटर रीडिंग कौन सी बताएगा? जो बैटरी की एनर्जी है। लेकिन अगर क्लोज सर्किट है तो ये होगा सीन, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में जब हम मेजरमेंट करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ अलग अलग दो चीजें आएंगी। क्लोज सर्किट में अब मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, याद रखिए अगर कभी क्वेश्चन के अंदर आपको करंट गिवन है, कैपिटल आर गिवन है, तो इसका मतलब वो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा आपको। ईएमएफ अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस भी पूछी जा सकती है पेपर में, इनके फार्मूले आपने ध्यान में रखने हैं। ये बड़े आसान फार्मूले हैं, ये मुश्किल नहीं है। ये देखिए जरा, ईएमएफ का फार्मूला है टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन ई, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन ई भी होता है एक केस में, व्हेन बैटरी इज चार्जिंग। और ये इक्वल कब होते हैं? टर्मिनल वोल्टेज इक्वल होता है ई के, जब करंट जीरो हो यानी ओपन सर्किट हो। जब बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे तो टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला है ई प्लस आई आर। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला ये होगा ई माइनस आई आर। यानी अगर हम करंट बढ़ाते जाएं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो टर्मिनल वोल्टेज कम होता जाएगा क्योंकि माइनस होने वाली टर्म बढ़ती जाएगी। अब यहां से फार्मूले बनाते जाओ, आई आर ई माइनस वी टी, आई इज इक्वल टू ई माइनस वी टी ओवर स्मॉल आर, या स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस टर्मिनल वोल्टेज over I. So internal resistance can be calculated if you are given EMF, terminal voltage and current. Suppose EMF is 10, terminal voltage is 8, तो 10 minus 8 that is equal to 2, और करंट कितना फ्लो कर रहा है उसे डिवाइड करेंगे तो स्मॉल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, What is difference between EMF and potential difference? You know very well, ये short question भी था। EMF is cause. It is the potential difference across the terminal of the cell when it is delivering no current. अगर करंट नहीं है तो वो EMF ही है, वही टर्मिनल वोल्टेज है, वही EMF है। When cell is open circuit, यानी current is zero. It is the potential difference across the terminal of the cell when it is delivering current. Got it? The
cell circuit is closed, current flowing, I is not 0. It is independent of the circuit resistance. सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, इसका कोई ताल्लुक नहीं है सर्किट की रेजिस्टेंस, सर्किट की रेजिस्टेंस तो एक्सटर्नल है, इसका ताल्लुक इंटरनल के साथ होता है, ठीक है ना। एंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट, इट डिपेंड अपॉन सर्किट रेजिस्टेंस एंड जारी बात है टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। It maintains potential difference, it causes to current flow in the circuit। यानी सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो ये आएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन ये करता है। तो एक्चुअली ये काज प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या काज करता है करंट की। इट इज ग्रेटर देन वी, इट इज लेस देन ई। The term EMF used for the source of voltage, यानी EMF सोर्स पे डिपेंड करती है। तो ये वोल्टेज है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द क्लोज्ड सर्किट। हम जो कहते हैं ना EMF इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। तो सुनिए ये बात फिर एक बार सुनिए, ये कॉज है, ये क्या इफेक्ट है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट है करंट। यानी EMF is a cause and it provide potential difference. It is the cause to provide potential difference and potential difference provides current। ठीक हो गया, ये था EMF and potential difference। अगले टॉपिक में, बल्कि हाँ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक आसान सा टॉपिक है। इससे पहले जब आप पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे आपने रियोस्टैट जरूर पढ़ लेना। रियोस्टैट अगर आपको आता है तो पोटेंशियोमीटर आपके लिए कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज।